D7 कॉन्फ़िगरेशन में से 2 यहां से निकल गए, 1 यहां से निकल गए, ये बचेगा। क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पड़े रह जाएंगे, sp3d2 हो जाएगा, और 6 के केस में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। नीचे देख लीजिए, निकेल कौन से में है? 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। निकेल 4+ क्या होता है? 4s0 और 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। निकेल 4+ का बता रहा हूं मैं भाई, 2 यहां से और 2 8 में से 2 हटाएंगे तो 6 बच जाएंगे। इसका अगर निकालोगे, सारे वीक फील्ड लिगेंड है, sp3d2 और d6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। हाँ भाई, मेरी बात सुनिए सब लोग, ऐसे आंसर कर सकते हैं ना सब लोग? एक बात ध्यान से सुनो, इस पूरे लिस्ट में मान लो 100-150 क्वेश्चन दिए जाएं, कुछ जगह ऐसी आ जाती हैं जहां एक्सेप्शन है। मतलब यह है कि आप जो आंसर बता रहे हो उसका जस्ट उल्टा करना है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डेल्टा नॉट और पी के रिलेशन के गड़बड़ की वजह से। जैसे मान लो तुमने सोचा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, तुमने सोचा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन इस केस में प्रैक्टिकली वैल्यू डेल्टा नॉट की पी से कम रह जाती होगी, तो यानी पेयरिंग नहीं होगी, तो फिर तुम्हें वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से सोचना पड़ेगा यहां पे। तो ये बताओ, अगर पूरी लिस्ट में से मैं आपको एक्सेप्शन बता दूं तो बाकी सबके ऐसे आंसर निकाल सकते हो क्या? मुझे ये बता दो, है ना? यही एक्सेप्शन है जो मैंने लिखे हुए हैं, यानी इन सबका आंसर हमने गलत कैलकुलेट किया है। अब सुनो, सही आंसर क्या होगा इन एक्सेप्शंस का? ये यहां पर ऐसा 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 होना चाहिए था जैसे आपने सोचा, लेकिन डेल्टा नॉट पी से कम रह जाता है, इसका मतलब कोई पेयरिंग नहीं हुई होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 कराया होगा और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए होंगे। इसके केस में d2sp3 आना है, आप पेयरिंग सोच रहे हो, इसका मतलब नहीं हुई होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से आपका sp3d2 आया होगा और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे। इस केस में आप सोच रहे हो नहीं होगी, लेकिन यहां आ जाता है ज्यादा, और पेयरिंग 5 के केस में कराने जाओगे तो आपका 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 यूज हो जाएगा। इसके केस में 6 के केस में हो जाएगी फिर से हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 यूज होगा। 6 में अगर पेयरिंग करा के देखोगे तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सिमिलरली ये केस हो जाएगा, d2sp3 0 आ जाएगा। 6 के केस में फिर से आप लिखोगे d2sp3, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 6 के केस में फिर से लिखोगे d2sp3 और 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दीज आर द एक्सेप्शन। इसके अलावा जो भी आपको दिखे उसके आंसर जैसे मैंने बताया वैसे निकालना। इनमें उल्टा सोचना था, जैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे इसमें क्या उल्टा सोचना है, जैसे D6 कॉन्फ़िगरेशन दिखा मुझे, D6 कॉन्फ़िगरेशन मैंने 6 बनाए यहाँ पे, ऐसा लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये पेयरिंग करा पा रहा होगा। पेयरिंग कराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए? 0। और हाइब्रिडाइजेशन में 2 खाली मिल गई तो d2sp3 यूज हो सकता है। अब इन 7 के अलावा जो भी आपको दुनिया में मिलेगा उसको आप आंसर कर दोगे भैया, जो आपका आता है आपको उसके अकॉर्डिंग। इसलिए इनको नोट कर लीजिए। थोड़ा अच्छे से करना, इधर थोड़ा गंदा गंदा हो गया। वैसे पता है, लिखते लिखते देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, जो ये 6वां एग्जाम्पल है ना इरिडियम वाला, वो तो 5D सीरीज का एलिमेंट था, तो उसके केस में अगर मुझे नहीं भी दिया जाता तो भी मैं मान लेता कि भैया ज्यादा हो गया होगा। क्या सोचना है आपका इसके बारे में? जो इतने नीचे एलिमेंट पाए जाएंगे उनके केस में मैं मान ही लूंगा कि भाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी 30-40% बढ़ते बढ़ते डेफिनेटली वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा ही हो जाता है इन जनरल। तो आपको ये एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं, उसके अलावा जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है, इनमें सिर्फ आंसर पलटना है। लास्ट के तो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबका D2sp3 और 0 हो जाएगा।
कैसे होता है? सब में वीक फील्ड लिगेंड है। फिफ्थ कोबाल्ट 3 है ना, कोबाल्ट क्या होता है? 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2s से 1d से, तो 4s0 3d6 बचेगा, उसके किसमें भी होगा। तो कुछ कुछ जगह डेल्टा नॉट और पी का रिलेशन गड़बड़ हो जाता है, वो जगह ये है। तुम लोग सुंदर सुंदर लिखना, बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहना इनको। और इसके बाद सब बच्चे सीआरपी निकल के बैठे हैं, क्वेश्चन कराने काफी। हाँ, पेयरिंग एनर्जी जब लेस देन क्रिस्टल, मतलब अगर मान लीजिए आपकी क्रिस्टल फिल पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम निकली तो पेयरिंग नहीं होगी, और बाई चांस ज्यादा निकल गई तो होगी होगी। जानवी परमार, फटाफट से लिखो। सीआरक्यू का सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखें। देखो भाई, बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है MnBr4 2 माइनस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे दे रखा है, दैट इज 5.9। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा सुनिए, इसका म्यू पता है इन्होंने क्यों दिया है? ये चाहते हैं इस क्वेश्चन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सॉल्व किया जाए, तभी तो म्यू दिया जाता था, याद है सब लोगों को? अब लेकिन हम सीएफटी पढ़ चुके हैं, हम म्यू का कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जाने थोड़ा सा इसके बारे में, और Mn2+ कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी 4s0 3d5 होगा, यानी कि मैं ये भी बता सकता हूं कि इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसने एक भी पेयरिंग नहीं कराई होगी। अच्छा चलिए म्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 5 × n+2 7 आएगा, तो √35 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो इन्होंने दे रखी है वो तुम निकाल सकते हो। √36 6 होता है, √35 5.9 हो जाएगा। कितने लोगों को समझ आया? सोल्यूशन अच्छे से हाथ उठा के बताइए मुझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी लिखना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट मुझे दे रखे हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट FeCN6 3 माइनस है। अब पता है आपको सिर्फ अंदर से एक डर लगना चाहिए, वो डर ये है, क्या ये एक्सेप्शन में से तो नहीं है? अब मुझे देख के बताइए इनमें से कौन सा एक्सेप्शन में से है। अभी तो आपके पास लिस्ट है, बताइए। फोर्थ वाला एक्सेप्शन में से है, यानी फोर्थ के केस में जो आंसर आएगा उसको आपको अलग तरीके से सोचना है और बाकी के केस में जनरल सोच लेंगे। चलिए जनरल सोचते हैं। सबके केस में मुझे क्या क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मूवमेंट। कोबाल्ट 3+, 4s0 3d6 होगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मन में सोचो, D6 में पहली वाली भरी होगी, 4 ऐसे खाली होंगे, 2 इधर पहुंच जाएंगे तो D2sp3 हो जाएगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0 मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो होगी क्योंकि 6 में ऑक्टाहेड्रल के अलावा कुछ होता ही नहीं है। समझ आया आपको कैसे करना है तुरंत क्वेश्चन? आइए इधर देखते हैं। Fe3+, यानी 4s0 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5 में तो D2sp3 यूज हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, √3 आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। समझ आ रहा है सबको मैं कैसे कर रहा हूं? सब लोग मन में सोच पा रहे हैं ना? FeF6, इसके केस में Fe2+ होगा, 4s0 3d6 होगा। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में कुछ नहीं कराते हैं, sp3 D2 रख देते हैं। 6 के केस में 4 अनपेयर्ड देखेंगे, √24 आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। आइए यहां जो सोचेंगे उसका जस्ट उल्टा करना है। Fe3+ के केस में 4s0 3d5 आने वाला है, आप इसमें क्या करा सकते थे? पेयरिंग करा सकते थे। इसका मतलब नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन √35 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। Am I clear to everyone? समझ में आया सबको कैसे सोचना है सब लोगों को? आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 मुझसे पूछा है कि FeH2O6 3+ is strongly paramagnetic but FeCN6 3- is weakly paramagnetic। एक्सप्लेन करिए। सुनिए जरा, बोर्ड पे देखना भैया, लिखना नहीं है कुछ भी। ये Fe3+ का कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d5, ये भी Fe3+ का कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d5। D5 मन में सोच पा रहे हैं? वीक फील्ड लिगेंड, एक्सेप्शन होता नहीं है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत ही अच्छा पैरामैग्नेटिक करेक्टर आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 5 में से 2 T2G में डाल देगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, बहुत कम पैरामैग्नेटिक करेक्टर आएगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। कितने लोगों को समझ में आया कैसे करना है? अब इसका आंसर अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना तो घुमा फिरा के लिखेंगे, मतलब बिल्कुल लंबा चौड़ा लिखना है। इन दिस कॉम्प्लेक्स वाटर विल एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगेंड, आयरन 2+ है, 4s0 से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और बहुत ही शानदार D5 कॉन्फ़िगरेशन बना होगा Fe3+ का। और यहां पर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, 5 अनपेयर्ड रह जाएंगे, हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये तो लिख ही सकते हैं, बनाना आपको आता ही है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा है, ये हाईली पैरामैग्नेटिक है, ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। वीकली मतलब कमजोर वाला पैरामैग्नेटिक, जिसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन हो, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक क्यों? क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यू नो वेरी वेल। 2 इलेक्ट्रॉन इजी के उठ के इधर आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। दैट्स व्हाई वीकली पैरामैग्नेटिक।
चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है, तो इसके क्वेश्चन करा के बस लास्ट टॉपिक कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स और स्टेबिलिटी है, एक एक पेज का। आई होप जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझा पाऊं। चैप्टर ऐसा हो चुका है ना कि मतलब आईटी एडवांस का क्वेश्चन बना लोगे, है ना। तो मैं बस ये चाहता हूं, ये चीज देखने के लिए खुद से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? पैकेज उठाना, वीकेएस वाला उठाना, और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बनते जाए तो समझ जाना आ गया है। तो मैं चाहता हूं सब बच्चे वीकेएस वाला लगाएं थोड़ा सा। पार्थ मालवीय, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो? क्या 10th के वी में आयरन 3+ में एक्सेप्शन था? तो एक्सेप्शन ही तो लगाया बेटा। D5 कॉन्फ़िगरेशन में अमोनिया को पेयरिंग करानी चाहिए थी लॉजिक के हिसाब से, लेकिन इसके केस में डेल्टा नॉट पी से कम रह जाता होगा। डेल्टा नॉट पी से कम रह जाता है तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी। हाँ भाई, देख के बताओ, मुझे नहीं पता। ये 2+ में एक्सेप्शन लिखा है, 3+ में एक्सेप्शन लिखा है, देखो जरा ध्यान से। चार्ज भी सेम होना चाहिए गधो। 2+ है तो फिर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। एक चीज देखने को बोली, जो जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। अगर ये 3+ है तो फिर आप बात नॉर्मल वाली मानोगे। नॉर्मल वाली बात क्या है? गुड शिवा, नॉर्मल वाली बात यह है 4s0 और जैसा हम सोचते हैं कि होगी पेयरिंग, यानी कि D2sp3 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन √3 ऑक्टाहेड्रल, लिखो ये बात, कोई एक्सेप्शन नहीं है फिर। हाँ, तो अगर मैंने वहां 2+ लिखाया है तो 2+ में ही एक्सेप्शन है, 3+ में एक्सेप्शन नहीं है। कुछ भी नहीं बदलोगे उसमें से। बचा हुआ मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ PtCN4 2-। ये नहीं भी पता था तब भी मैं स्क्वायर प्लेनर मानता। मुझे पता है पीटी के सारे कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। Pt2+ है तो ये बता दो, ये निकेल के नीचे वाले होते हैं, तो निकेल का इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2Nd8, इन जनरल निकेल वाले ग्रुप का। अब यहाँ n की वैल्यू जो भी हो, 2+ करना है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 करूंगा। Cn- कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल दूंगा। क्या डाल सकते हैं? जी हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डाल सकते हैं। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर बोल ही रखा है। वो पूछ रहा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 0। क्लियर है सबको कैसे कर रहे हैं हम लोग? अगला क्वेश्चन देखिए, लिखेगा नहीं कोई भी, इधर देखो। ये था 13 का सोल्यूशन। फिर आ जाइए नेक्स्ट इस पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देखो क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दिया मैंने। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड।
स्ट्रॉन्ग फील्ड में CFSD ज्यादा होती है, वीक फील्ड में कम होती है। मैंने सब कुछ बता दिया है ना, तो ये क्वेश्चन थ्योरी में कवर्ड है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में बोल रहे हैं हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग FeCN6 3- is weakly paramagnetic while FeCN6 4- is diamagnetic। देखो करके दिखा देते हैं इनको। इसके केस में Fe3+ निकलेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d5 होगा। D5 कॉन्फ़िगरेशन अंडर विच लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड ऐसा दिखेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 1 UP, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये कौन सा है? Fe2+ है, यानी 4s0 3d6। D6 कॉन्फ़िगरेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में डालोगे तो आपको पता है ऐसे करके 5 और 6 थे, इसकी पेयरिंग यहां होती है, इसकी पेयरिंग यहां होती है, खाली हो जाता है। ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वीकली पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक हो गया एक्सप्लेनेशन। आ जाइए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन NiCO4। देखो भैया ये बताया था मैंने, possesses tetrahedral geometry but NiCN4 2- is square planar। देखते हैं दोनों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कैसे करूंगा मैं, निकेल 0 यानी 4s2 3d8। D8 कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे आप, हर बार लिख के ऐसे बनाओगे जैसे मैं करके दिखा रहा हूं। 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 6 7 8। S इस समय भरा है, P खाली है। आप पेयरिंग करा सकते हो क्योंकि CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। लेकिन ये दो रह जाते थे आगे 4s में, तो इन दो को पीछे ला सकते हैं, आगे जा नहीं सकते। इसीलिए मैं बोलूंगा इनसे क्या जनरेट होगा? sp3 और टेट्राहेड्रल। हो गया एक्सप्लेनेशन। इधर आ जाइए, इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। इसके केस में निकेल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 2+, यानी कि क्या होगा? 4s0 3d8। D8 कॉन्फ़िगरेशन लिख लो यहाँ पे, एक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। S खाली है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। P भी खाली है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Eg का इलेक्ट्रॉन Eg में पहुंचा देंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है? DsP2, यानी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आने वाला है? स्क्वायर प्लेनर। यही पूछ रहा है, एक्सप्लेन करो। ये टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर है। क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें नहीं है तो नोट करिए 3 एक्सप्लेनेशन, फिर आगे बढ़ेंगे।
ये ये तो हो गया होगा और का क्वेश्चन का ये। कितने लोग नोट कर रहे हैं अभी भी? करो 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 करो, टाइम दे रहे हैं। आज चैप्टर बिल्कुल एंड नहीं हो पाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कलर कॉम्प्लेक्स दोनों ही हैं टॉपिक थोड़े थोड़े। अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मिटा दूं क्या? देखो भाई, इसका सी पार्ट का एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। सी पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखो, सी में पूछा हुआ है NiCN4 माइनस NiCN4 minus is diamagnetic while NiCl4 minus is paramagnetic। हम ऐसे जनरल कमेंट नहीं करेंगे, हमें तो लिखना आता है Ni2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी 4s0 3d8 होगा। अब d8 कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में लेके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसकी पेयरिंग करा के हाइब्रिडाइजेशन D2sp2 लाने वाला है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि डायमैग्नेटिक है ना। इसको देखो, इसके केस में निकेल 2 प्लस में ही है, यानी कि ये ऐसा बनाएगा, इसमें भी 8 होंगे, लेकिन Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं करेंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 रह जाएगा। यही पूछा है कि ये पैरामैग्नेटिक है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और ये डायमैग्नेटिक है। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, इसको बाद में लिखना। 26 में मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, साथ साथ आईयूपीएसी नेम भी बताना है भाई इसका। CrNO अमोनिया CN4। देखो भाई, जितने भी आयरन क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, इसमें NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सुनो जरा, बोर्ड की तरफ देखो। अब पहले मैं क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, तो K का +2, इसका X, NO का +1 और CN का -4, दैट इज इक्वल टू 0। X -1 इज इक्वल टू 0 क्रोमियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता हो, क्रोमियम 24 होता है, इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 लिखते थे एक्सेप्शन के साथ, इसीलिए S में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये 4s0 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। अब d5 कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है? इतने सारे लिगेंड हैं, ये 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड और NO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा क्योंकि नाइट्रोजन डोनर एटम है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसका मतलब पेयरिंग कराए बिना मानूंगा नहीं मैं। D5 में अगर आप पेयरिंग करा दोगे तो आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताने वाले हो? D2sp3। इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बताने वाले हो? 1। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना बताने वाले हो? n इंटू n+2 से √3। और इसका आईयूपीएसी नेम वो तो यार लिख सकते हो, सबसे पहले लिखूंगा मैं पोटेशियम। चलो करते हैं। फिर लिगेंड का नाम, जिस पर प्लस चार्ज होता था उसको हम नाइट्रोसोनियम आयन बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे? अमीन बोलते थे, और इसको हम बोलते थे साइनेडो। साइनाइड का साइनेडो होता था, याद करो। आइड का इडो बनाते हैं। अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो पहले लिखूंगा अमीन, फिर लिखूंगा टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनिडो, फिर लिखूंगा नाइट्रोसोनियम, और यहां पे ध्यान दीजिए अनायनिक लिगेंड है तो क्रोमियम मत लिख देना, एटम के इसके पीछे लगाते थे 8 तो आएगा क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे +1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। आईपीसी नेम लिखना भूल तो नहीं गए तुम लोग?
एनो हमेशा +1 नहीं रहेगा, आयरन क्रोमियम के साथ जनरली +1 होता है। और आयरन के साथ जो सारे मतलब जो जे कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था CO5 में जब एनओ रिप्लेस करते हैं तो ऐसा होता था, 2 एनओ आते थे और CO 2 बचते थे, 3 निकाल देते थे। तो यहाँ पे न्यूट्रल होता है, बस ये ध्यान रखना है, बाकी सब जगह +1 मानोगे। जैसे एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, FeH2O5NO ब्रैकेट बाहर SO4, उसमें NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ऊपर वाला मिटा रहा हूं। कितने बच्चे इसको नोट कर रहे हैं अभी भी? यस त्रिपाठी लिख लिया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। देखो 31 पढ़ के देखो सब लोग। 31 अगर पढ़ोगे तो समझते जाओ। अ मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्पोजिशन क्रोमियम 4 अमोनिया है, 2 Cl है, 1 ब्रोमीन है, has been isolated into 2 form, A और B फॉर्म में आइसोलेट किया गया। The form A react with AgNO3 to give white PPT। व्हाइट पीपीटी आ रहा है, इसका मतलब बताओ क्या बन रहा होगा? AgCl बन रहा होगा ना। AgBr तो येलो कलर का होता है। और दूसरा बोल रहा है वेयर एज बी गिव्स पेल येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब इसमें AgBr बन रहा होगा। सिंपल सिंपल सी बात है। इसका मतलब इसमें बाहर कोआयन कौन है? ब्रोमियम, ब्रोमीन। और इसमें बाहर कोआयन कौन है? ऊपर वाले में क्लोरीन। राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ठीक है लिख देते हैं। Cr अमोनिया 4, बाहर क्लोरीन होना चाहिए, तो क्लोरीन और ब्रोमीन अंदर और बाहर एक Cl, 6 होना चाहिए ना कोऑर्डिनेशन नंबर।
और दूसरे का लिखना है तो ब्रोमीन बाहर करो, दोनों Cl अंदर करो, ये हो जाएगा बी का फॉर्मूला। स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन ईच स्टेट, कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो भाई यहां एक ट्रिक है, 2 वीक फील्ड है, 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है। 2 वीक फील्ड 4 स्ट्रॉन्ग के केस में क्या मानोगे? पेयरिंग हो जाएगी। दोनों केस में, इसके केस में क्रोमियम +3 स्टेट में है, क्रोमियम +3 होगा 4s0 3d 3 कॉन्फ़िगरेशन, यही होगा। अरे ये क्या हुआ, ये तो D3 आ गया। D3 के केस में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हर एक के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3 D2sp3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने होंगे? 3 3। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकलेगा? √15 √15। समझ आया सब लोगों को कैसे करना है? नोट करिए। D4 क्यों होगा भाई? क्रोमियम का 24 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। क्रोमियम +3 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, तो एक यहां से, 2 यहां से, D3। दिमाग खराब हो गया। D4 इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद भी गलती करते हो तो गुस्सा नहीं आएगी? कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट सिंगल एडजॉर्प्शन बैंड एट दिस। नोट किया सब बच्चों ने? D3 कॉन्फ़िगरेशन है, तीनों इलेक्ट्रॉन T2g में होंगे, Eg बिल्कुल खाली होगी। उसका फायदा उठाते हुए हमने दोनों जगह पे उन्हीं Eg वाली ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही रहे, मैग्नेटिक मूवमेंट √15। अब तो मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सीआरक्यू में ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, देखो जरा सीआरक्यू का चेहरा। एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बता दिया मैंने कैसे स्प्लिटिंग होती है। देखो जहां जहां वो बना हुआ है ना मेटल एटम बीच में, अल्टरनेटिव डायगोनल से आ रहा है, अल्टरनेटिव कॉर्नर से आ रहा है, दिख रहा है सबको? ऊपर से उसका अगला वाला डायग्राम देखो सीआरक्यू में। T2g ऊपर किया हुआ है, 3 की सेम एनर्जी है, Eg नीचे किया हुआ है, 2 की सेम एनर्जी है। दिखा सब लोगों को उसके ऊपर जो दे रखा है? अरे कितने लोगों को समझ में आ गया स्प्लिटिंग कैसे कराई है? डायग्राम क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा हूं, कॉपी में करा चुका हूं ऑलरेडी, इतना ही होता है बस। इसके बाद एक चीज मुझसे पूछिए क्वेश्चन नंबर 37 में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी दे रखी है किसी कॉम्प्लेक्स के लिए 18000 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज COCl6 4- के लिए। देखो भाई नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, मुझे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालनी है CO4 2- के लिए। एक चीज बताओ, ये एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है 6 के लिए, ऑक्टाहाइड्रल के लिए CFS की वैल्यू दे रखी है, ये 4 दे रखे हैं, वीक फील्ड के साथ टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि आपको डेल्टा टी निकालनी है। आप जानते हो डेल्टा टी बराबर 4/9 इंटू डेल्टा नॉट। क्या आ जाएगा आंसर? 4/9 इंटू
18,000 9 से डिवाइड करोगे 2000 बचेगा, 2000 में मल्टीप्लाई करोगे 8000 आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स आंसर। कितने लोगों को समझ में आया क्या करना था? अरे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, चाहो तो निकाल लो। कोबाल्ट 2+ है, 4s0 3d7 बनेगा। d7 कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होगा? ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, बाहर वाली ऑर्बिटल यूज होने वाली है, नोट करिए। दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की थ्योरी शुरू कर दूंगा। पहला 4 है, दूसरा 9, 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता था लेकिन वीक फील्ड है। एक दे रखा है, दूसरा निकालना है। मैंने कहा था क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ये मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 39 में देखो, क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स कैसे? आधा कोऑर्डिनेशन का है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NiCO4 NiCl4 2- CO NH3 4 Cl2 और Cl, और एक मुझे दे रखा है Na3 COF6। लास्ट वाले दोनों आप S ब्लॉक से कर पाओगे, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक। आप लोगों को तो S ब्लॉक में नहीं पढ़ाया है, अच्छी बात तो ये है। किस किस बैच में S ब्लॉक पढ़ाया मैंने, है ना? तो सुनो, ये 4 अगर पैरामैग्नेटिक निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेटल स्टेट की ऑक्सीडेशन निकाल के मैं देख लूंगा, और इस वाले केस में मैं बताऊंगा क्या करना। तो जैसे Ni के केस में अगर आपको याद हो तो Ni 0 होता है, 4s2 3d8 बनता था। अब आप याद करो d8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ मैं क्या करता था? पहले ये सिनेरियो बनेगा एस वाला, देखो जरा ध्यान से, वापस रिपीट करूंगा आपको आ जाएगा समझ में। ये इलेक्ट्रॉन पीछे भेजते थे पेयरिंग कराने, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को डाउनग्रेड कर देता था। तो मैं बोल सकता हूँ ये डायमैग्नेटिक होगा, इसके अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है इनमें से, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, IIT जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनमें से टोटल पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी है? ये तो डायमैग्नेटिक होगा क्रॉस। ये क्या है? Ni2+, यानी 4s0 3d8। d8 कॉन्फ़िगरेशन अंडर वीक फील्ड लिगेंड डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इधर ले आओ 4 और 2, देखो IIT क्या पूछता है, IIT का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड 2 वीक फील्ड, यानी क्या मानोगे बात? स्ट्रॉन्ग फील्ड बात मानोगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक माइनस यहाँ पे, 2 माइनस यहाँ पे, +3 क्या होगा? 4s0 3d6 होगा, +3 होगा ना। कोबाल्ट में 27 होता है तो 4s2 3d7, और ये हो जाएगा 26। अब d6 कॉन्फ़िगरेशन आप भली बात ही जानते हो, 5 ऐसे लिखेंगे, 6 ऐसे लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहां पे ये 3+, ये 3-, कोबाल्ट 3+, फिर से आ गया भैया, लेकिन चारों फ्लोरीन है, इसका मतलब सारे वीक फील्ड है। सारे वीक फील्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इस पेयरिंग के चांस नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये पेरोक्साइड आयन होता है, ये सुपर ऑक्साइड आयन होता है। O2 2- और O2 -1 केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, वो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो देख लेना, इसमें नहीं आता है, इसमें आता है।
अरे O2 16 होते हैं ना, तो लास्ट में एक एक बचता है ऑक्सीजन में, एक एक और डालेंगे तो पेयरिंग हो जाती है। लिख के बताऊं क्या इसको? ऐसे देख रहे हैं, देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 16 से ज्यादा होते हैं तो सिग्मा 2pz2 आ जाता है, फिर पाई 2px2, फिर पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। सुनिए, 2 4 6 8 10 12 14 ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं तो ऐसा एक एक भरते हैं क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर होती है 16 के लिए। अब O2 में एक इलेक्ट्रॉन लेके आना है तो एक यहां लेके आओगे तो एक अनपेयर बच जाएगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक। और दो इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो 2 2 हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसका सही आंसर 3 होगा। समझ आया सब लोगों को कैसे करना है इसका आंसर? नोट करिए। आई होप नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। जो लोग नोट कर रहे हैं रेज हैंड करो। अमीन में डबल एम और एम कब लिखते हैं? जब इनका मान हो तब। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमीन में डबल एम लगा के लिखते हैं, पुराना नाम है उसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन में सिंगल एम लगा के रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में पूछा गया। अब इससे तुम्हें समझ में आएगा ये क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया था। देखिए
क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे, मुझे बताना है अमोनिया के कॉम्प्लेक्स अगर निकेल 2+ बनाए, प्लेटिनम 2+ बनाए, जिंक 2+ बनाए तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ये दिया ही नहीं कि कौन सा क्या बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है। आप याद करो मैंने जिंक के बारे में क्या बताया आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है उसका, लिस्ट लिखवाई थी जब बोला था इसका। और जिंक ऑलवेज टेट्राहेड्रल बनाता है, कभी भी स्क्वायर प्लेनर नहीं बना सकता क्योंकि डी टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जिंक का क्या हो जाएगा आंसर, टेट्राहेड्रल। तो नीचे के सीओडी ऑप्शन गायब हो गए, बचे दो। प्लेटिनम 2+, प्लेटिनम 2+ का 4 होता है, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, आज की क्लास में पढ़ाया मैंने ऑल, यानी कि स्क्वायर प्लेनर आंसर ये आ गया। अच्छा सुनो जरा, अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं पता होती तो निकेल 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों होता है, दोनों होता है तो ऑक्टाहेड्रल भी बना सकता था, स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता था। तो ए और बी ऑप्शन में इन दोनों के बिना कंफ्यूजन हो सकता था, ये दोनों कंफर्म होंगे तभी मेरा आंसर ए आएगा। तो जो जो लिस्ट मैंने कहा था ना थोड़ी सी फालतू है, मेटल का चार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर, वो थोड़ी थोड़ी काम की भी है। जी एडवांस का क्वेश्चन नोट करो। लिखते जाओ साथ साथ, मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा।
स्टॉप राइटिंग, लिखना मत करो। सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 रूल से देखी जाती है, जिसमें पहला रूल है जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी, इसी का नाम स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबलाइज, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और आपको पता है सीएफएससी 4 फैक्टर पे डिपेंड करती थी। पहला फैक्टर चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ 3+ है, यहाँ 2+ है, तो इसके केस में सीएफएससी ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 3+ चार्ज है, यहाँ पे 2+ चार्ज है, तो बोलूंगा ज्यादा स्टेबल ही होगा। दूसरा डिपेंड करती थी कि मेटल एटम कौन से ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का है, ये 3D का, ये 4D का, ये 5D का है। आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तीसरा डिपेंड करता था लिगेंड के बेसिस पर, जहां हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिफाइन की है। वीक फील्ड में कम सीएफएससी, C2O4 में और ज्यादा होगी, EN में और ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैं बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी भी ऐसे वेरी करेगी। और लास्ट डिपेंड करता था कि अगर मान लो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, तो सबसे ज्यादा सीएफएस यहाँ होती थी, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर सबसे कम स्टेबल टेट्राहेड्रल। समझ आ गया होगा ये तो एक ही बार में, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग ये। इसको नोट करो, फिर इसके बी पार्ट से शुरू करेंगे। ये बता दो नीचे की 3 लाइन। मोर चार्ज मोर स्टेबिलिटी।
हाँ भैया, सी वाली लाइन मिटा दूं क्या? सी पार्ट, देन स्टॉप राइटिंग। लास्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं आज की क्लास का, सुन लीजिए बस, फिर नोट कर लेना आप लोग। सेकेंड स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है किलेटेड कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन किलेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडेड दैट डोनर एटम मस्ट बी सेम। जैसे यहां पर बोरोन के साथ 4 OH लगे हुए हैं, इस बोरोन के साथ भी 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, डोनर एटम सेम है। इसके केस में OH OH बना होगा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन कहीं पे भी क्लेट नहीं बनेगा, रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि मोनोडेंटेड है। लेकिन ये बाइडेंटेड है, ये इधर से देगा, ये इधर से देगा, तो रिंग बन जाएंगी, 2 रिंग बनेंगी यहाँ के केस में, तो क्लेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और दूसरा वाला कम स्टेबल होगा। लेकिन ध्यान रखना डोनर एटम सेम होने चाहिए। अगर डोनर एटम सेम नहीं हुए तो फिर लिगेंड की स्ट्रेंथ चेक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं FeCN6 3 माइनस कर दूं और एक जगह पे FeC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस कर दूं, यहां के केस में ये नॉन किलेटेड बनेगा, मोनोडेंटेड है। और ऑक्सलेट बाइडेंटेड होता है, ये किलेटेड बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो जरा बोर्ड की तरफ, 1 मिनट लास्ट। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर डोनर एटम ऑक्सीजन है ऑक्सलेट में, जबकि यहां कार्बन है। ये बहुत अच्छा लिगेंड है, ये बहुत खराब लिगेंड है। यहां मैं ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि डोनर एटम बदल गए, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। एंड दिस इज द मिस्टेक इन एनसीईआरटी। ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, आपको नहीं मानना है। आप क्या मानेंगे? अगर डोनर एटम बदल गए तो किलेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, लिगेंड स्ट्रेंथ चेक करनी है, ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। दिस इज गिवन इन जेडीली। आई होप आपको फर्क समझ में आ रहा हो दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। नोट करिए। हाँ, आईआईटी में आए चाहे मेंस में आए, कहीं पे भी आए, आपको ये मानना है जो मैं लिखा रहा हूँ। ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, एनसीईआरटी की बात नहीं मानोगे। बोर्ड में आए तो वो लिखना जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं इसी कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। होस्ट कौन है भाई? यस सर। अच्छा बेटा, पहले तो तुम ये बताओ, तुमने जो डस्टर दिया है, इधर आओ। जी सर। ये चिपक नहीं रहा बोर्ड पे, नॉन मैग्नेटिक दे दिया, तुम कह रहे थे सर चिपक जाएगा। सर आपने बोला अच्छा है ये। तो मुझे क्या पता था नॉन मैग्नेटिक है। चलो, तो मैंने पहले ही बोला था ये सही नहीं है। चलो तुम बचा के रखना मेरे लिए एक डस्टर। यस सर। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 7 10 12 13